लीडर जितना बड़ा हो जाता है उसके ऊपर उतनी भारी जिम्मेदारी बन जाती है और सबसे ज़्यादा सवालात भी फिर उसी से पूछे जाते हैं। और ये मैंने रियलाइज़ किया पिछले 7-8 महीने में, जब मेरे सामने बहुत से इश्यूज़ हैं पीडीएम की हुकूमत से जो पूछे जा सकते हैं, जो कि इकॉनमी की बदहाली चल रही है, जो गैस का बहरान चल भी रहा है और मज़ीद अभी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा सर्दियों में। बिजली की लोड शेडिंग जो है वो खड़ी खड़ी, ना बिजली है, ना गैस है, ना डॉलर है। तो ये पोजीशन हुई हुई है इस मुल्क की, ज़रूर हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जो है, ही इज़ अ लिविंग एंटिटी, ही हैज़ बिकम लार्जर देन लाइफ पॉलिटिकली। और उनका हर एक्शन, उनका हर जेस्चर, उनकी हर स्टेटमेंट, उनका हर इंटरव्यू जो है वो, क्योंकि इस मुल्क की इस वक्त जो परसेप्शन है उसमें मेजॉरिटी लोगों को इफेक्ट कर रहा है वन वे और दी अदर वे। यानी कि एक तो वो पॉपुलर लीडर है, तो वो जो बात कह रहे हैं उसके ऊपर लोग सोचे समझे बगैर लब्बैक कहते हैं, सोच समझ के भी कहते होंगे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी दुआम है। और जिस तरह भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ करती थी, तो उसी तरह की इमरान खान साहब की है कि लोग सोचें या ना सोचें, समझें या ना समझें, वो उस पर लब्बैक कह रहे हैं। तो उनकी कही हुई हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी कही हुई हर बात मैटर करती है। और मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि पूरी की पूरी हुकूमत की कही हुई स्टेटमेंट्स एक अपनी जगह पे, और इमरान खान साहब की दी हुई स्टेटमेंट्स या उनका कोई जेस्चर या उनका कोई एक्शन या उनका कोई बयानिया, उसकी अहमियत अपनी जगह पे है। अब प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ा ये आया कि यहाँ पर तो इमरान खान साहब जो है अपनी गलतियों का एहसास करते नज़र आ रहे हैं, सिलेक्टेड गलतियों का। मतलब जनरल बाजवा के ऊपर इस वक्त एक उन्होंने फुल हाउस फायर खोला हुआ है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बयानिया सही है इमरान खान साहब का, और उनको धोखा मिला, उनके साथ ज्यादती हुई, और उसके लिए टारगेट जो है वो जनरल बाजवा है, जो अभी भी रिसेंटली रिटायर हुए एज आर्मी चीफ। इससे पहले इमरान खान साहब ने उनका नाम लेके कभी बात नहीं की थी। उनको मीर जाफ़र भी कहा, मीर सादिक भी कहा, बड़ा कुछ कहा, लेकिन क्योंकि आर्मी चीफ थे तो पाकिस्तान में किसी की भी जरूरत नहीं हुई आर्मी चीफ को ललकारने की। अगर एविडेंस था तब भी नहीं हुई, अगर एविडेंस नहीं था तब भी नहीं हुई। लेकिन अब क्योंकि वो उतर चुके हैं तो इमरान खान साहब अब तो खैर फुल फ्लैज उनके नाम ले रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी के जो अलाई है, चौधरी परवेज़ इलाही, वो खुल कर ये बता रहे हैं कि इमरान खान गलत कह रहे हैं। और बेसिकली पंजाब के अंदर जो सारी की सारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो किसी अगर एक बंदे की मरहून मिन्नत है, या अगर पीटीआई को गाना गाना चाहिए कोई नेशनल एंथम बना के पंजाब के हवाले से, तो वो ये है, थैंक यू जनरल बाजवा, थैंक यू जनरल बाजवा, के पीटीआई की हुकूमत जो है वो आपने पंजाब में बना के रखी है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, पहले आप इमरान खान साहब की स्टेटमेंट सुन लें, जो उन्होंने जंग का आगाज़ किया हुआ है बाजवा साहब के ऊपर, जो रिटायर हो चुके हैं अब, और उससे जुड़ी हुई चीज़ें ये भी देखनी है कि क्या जनरल बाजवा पे अब इस तरह अटैक करना फ़ौज के साथ मामला ठीक करने की काविश है या नहीं। और दूसरा, परवेज़ इलाही की ये स्टेटमेंट, जबकि फ़ौज न्यूट्रल हो चुकी है तो फ़ौज तो उनको नहीं कह सकती आप स्टेटमेंट दें। बाजवा साहब रिटायर हो चुके हैं तो वो भी ये भी नहीं कह सकते, आपको प्रेशर भी नहीं उनका परवेज़ इलाही या मोनिस इलाही साहब पे। तो परवेज़ इलाही ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स वो और उनके बेटे क्यों दे रहे हैं ऐसे मौके पर जिससे इमरान खान के बयानिए को जद पहुँच रही है जनरल बाजवा के खिलाफ और उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट जो अभी भी रिटायर हुई है उसके खिलाफ। इमरान खान साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनवा दें। डबल गेम और एक्सटेंशन देना गलती थी। बहुत वार्म वेलकम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, रशिया से भी आए, और मुझे तो समझ नहीं आई कि आपको रशिया जाने किसने दिया। अमेरिका की गुलाम मिनिस्टर, पीडीएम गुलाम इंपोर्टेड, आप लोगों को जरूरत कैसे हुई, किसकी इजाज़त से आप अमेरिका गए। अली नवाज अमान साहब मेरे भाई, उनका मैं वैसे ही बड़ा ताबेदार हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनसे बना के रखनी पड़ेगी, बड़ा ज़रूरी है, और वरना ट्रोलिंग भी आपकी हो सकती है, ऐसी तैसी भी हो सकती है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उनसे आगाज़ करूँगा, जो मेरे बहुत सीनियर हैं, बड़े मोहतरम हैं, और मुझे याद है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने, मैं थोड़ी लिबर्टी लेके बता दूँ कि 2014 के अंदर जितनी कंपेयरिंग की इमरान खान साहब के लिए, मैं कहता हूँ जो खून पसीना लगाया, जो हमसे डिबेट्स किया करते थे शामी साहब के घर में, और हम इनके घर में ज़मान पार्क उस ज़माने में थे, नियाज़ी साहब अब तो वहाँ नहीं होते, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है। नियाज़ी साहब, बहुत वार्म वेलकम आपको। आप बड़ा अच्छी तरह जानते हैं इमरान साहब की सियासत को, पॉपुलर तो वो हैं, लेकिन क्या ये अब जनरल बाजवा को लेकर जो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इससे उनके फ्यूचर के ताल्लुकात फ़ौज के साथ ठीक नज़र आते हैं आपको, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो वाकई अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं कि फ़ौज में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी नहीं चाहिए, या वो सिलेक्टेड गलतियों की तरफ जा रहे हैं, बुज़दार का कभी मेंशनिंग नहीं किया और चीज़ों का नहीं किया, यहाँ पे वो हिट कर रहे हैं खास उसको, या फिर अपने बयानिए के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और फिर परवेज़ इलाही का काउंटर नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं नियाज़ी साहब? कामरान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखें कामरान, मेरा ख्याल में 2012 की आप बात कर रहे होंगे। जी जी जी। क्योंकि 2014 में तो मैं जो है बिल्कुल तही दामन होके
2011 की बल्कि बात कर रहा हूं, जब लाहौर का जलसे में आप रूहे रवा थे। जी जी 2011 की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर यही है। जी देखिए, क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब जिसकी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें किसी को कोई इनकार नहीं है, ये चीज़ें अगर परमानेंट होती तो ये नवाज शरीफ साहब के हाथ से जाती नहीं। या इमरान खान साहब के पास 9 महीने पहले भी होती, जब वो 7% से भी कम पॉपुलैरिटी पे खड़े थे। ये बड़ा इनका ताल्लुक होता है, जो पॉलिटिकल जो वेरिएबल्स होते हैं इर्द गिर्द के, उनके साथ ये इनका एक ख़ास ताल्लुक है। जब वेरिएबल्स चेंज होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी के लिए मददगार थे, वो वेरिएबल जब इमरान खान साहब में शिफ्ट हो गए, तो इमरान खान साहब को वही जो मिली पजीराई मिली। पाकिस्तान की तारीख वैसे भी गवाह है कि जिस किसी ने 1958 में खान अब्दुल क़य्यूम खान से ले लें, या 1966 में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को ले लें, या 93 में नवाज शरीफ साहब को ले लें, या 2018 में नवाज शरीफ साहब को ले लें, या इमरान खान साहब को 2022 में ले लें। जी जी ये हमारी बदकिस्मती समझिए या सियासत की नारंगी कि जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया उसको रिफ़तें मिली हैं सियासत के अंदर। ठीक। जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का तल्लुक है, देखें जी, ये इंटरव्यू दोनों जो है मेरे नज़दीक फरमाइशी हैं। अच्छा। और ये बाजवा साहब की पुरजोर फरमाइश पे कराए गए होंगे कि जिस तरीके से इस जिसको कहना चाहिए कि तकलीफ दह तरीके से किसी का एग्जिट हुआ है, किसी आर्मी चीफ का। बड़े बड़ों को मैंने बेआबरू होकर निकलते देखा है इससे पोस्ट से, पहले भी 2-4 मिसालें होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि बाजवा साहब ने एक नई मिसाल कायम कर दी है। जब पीटीआई ने उन पर वो ज़बान इस्तेमाल की है जिसके लिए उनको इनकी ज़ेर निगरानी बाजवा साहब के ब्रिगेड से आ हुई थी, आप पारा में बैठ के, जहाँ पे और भी कई लोग मददगार साबित हुए थे, और आखिर तक वो दाम दुर्म सुखने उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे थे। तो इस डिबेट के अंदर जो है, जब वो कर रहे थे, और जो गालियों की या जो एक ट्रेनिंग चल रही थी, वो बाजवा साहब को कहते हैं ना कि यू लिव बाय द सोर्ड यू डाई बाय द सोर्ड। वो जब वही तलवार उनके ऊपर चली तो वो पता चला कि किस बेरहमी से वो मुखालफीन को इमरान साहब के झूठे अंदाज में जो गालियां देते रहे, उनको सच्चे अंदाज में सुननी पड़ गई। जो तकलीफ दे पहलू है बाजवा साहब के लिए यह है कि उसके लिए जो पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें हैं उन्होंने भी ताली बजाई, बल्कि उन्होंने हिस्सा डाला, क्योंकि सारे जो थे अपने अपने जख्म कुरेद रहे थे, बाजवा साहब के घाव लगाए हुए थे। इमरान साहब को ये ज़रूर है कि जी बाजवा साहब उसको बड़े एहतमाम से लाए थे। एक तारीख जिसको कहना चाहिए कि एक कोने में पड़ा हुआ एक स्लीपर सेल, जिसकी कोई पाकिस्तान का फ्यूचर था, वो सारी अपनी पॉपुलैरिटी खर्च हो चुका था, उसको इन्होंने झाड़ पूंछ के या निकाल के उसे डस्ट उतार के जब लेके आए तो एक मौसर बन के सामने आया। अब वो मौसर जो है ना से बाजवा को, बल्कि आप देख लें कि मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब की जुर्रत को मैं सलाम कहता हूँ। एक तो उनकी वजह से मुझे जो कुव्वत गुफ्तार मिली है, बहुत सारी बातें, मैं तो 3 साल मेरी जंग अखबार में मेरा कॉलम नहीं छपा। ये 2019 में अप्रैल में बंद हुआ और मई 2000 जो है आगे 22 में शुरू हुआ। राइट। मुझे अपने प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बंद करके रख दिया गया था। तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो ललकारा है, मैं आखिरी बात कर लूँ जी जी, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो जनरल आसिफ मुनीर को जो उन्होंने वक्त से पहले कंट्रोवर्शियल बनाया है, जिसमें जनरल बाजवा साहब का भी हिस्सा नुमाया नजर आता है, और इमरान खान साहब ने उनको ललकारा जब कहते थे कि नवाज शरीफ जिसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बात सबको पता थी कि नवाज शरीफ साहब किसको बनाना चाहते हैं। अल्लाह का करम है कि नवाज शरीफ साहब ने फिर आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब ने बनाया। उसमें नवाज शहबाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, फजल रहमान साहब हो, पूरी हिस्ट्री बयान कर दी, ये सारे देखते रह गए। तो उन्होंने कहा जी कि ये वो आके मुझे नाअहल करार देगा और नवाज शरीफ साहब को जो है उनके कैसे ख़त्म करेगा। तो उन्होंने 26 तारीख में उनको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए की थी, लेकिन सारे हर पे नाकाम गए। लेकिन ये चीज़ें जो हैं इमरान खान साहब के जो ऑप्टिक्स हैं, मेरा ख्याल है उनके लॉन्ग टर्म के उनके फ़ायदे में नहीं है। राइट। सर आपका पॉइंट आ गया। अली रवाज ज़मान भाई, बात यह है कि न्याई साहब की गुफ्तगू से और परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही साहब की ने जो खुलेआम अपना अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया बाजवा साहब को लेके, तो सवाल ये उभर रहा है कि क्या आपका जो साजिश का बयानिया था उसको तक़वियत देने के लिए इमरान साहब सारा मुद्दा बाजवा साहब पर बार बार डाल रहे, लेकिन उसको फिर अपोज आपकी अपनी पार्टी के
सबसे आला तरीन एलआई जो है वो परवेज इलाही कर रहे हैं, चीख के कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट इधर पीटीआई की बाजवा साहब की वजह से थी। और दूसरा जो न्यायी साहब ने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर को भी आपने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की इमरान साहब ने, तो आप ताल्लुकात कैसा चाहते हैं इदारों के साथ, लड़ाई को कहाँ पे ले जाना चाहते हैं सर? अच्छा, थैंक यू कामरान भाई। आपने जो इंट्रो दिया ना, मैं पहले उस पर बात करूँगा। आपने जिसमें कहा कि मुन्नस और परवेज़ इलाही अपना एक नुक्ता नज़र रखते हैं इसके ऊपर, और जो उन्होंने जनरल बाजवा से रिलेटेड बात की, इससे एक दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं। एक जिसका आपने जिक्र किया, और एक वो है कि जो जनरल बाजवा साहब कह रहे थे और उस वक्त के DGI-SPR कह रहे थे कि फौज तो ए पोलिटिकल हो चुकी थी, लास्ट फरवरी से ए पोलिटिकल हो चुकी हुई थी, फरवरी 2021 से ए पोलिटिकल हो चुकी हुई थी। अगर आप मुन्निस की ये बात मानते हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उस वक्त जनरल बाजवा गलत बयानी कर रहे थे, और जो अपनी आखिरी तकरीर में भी उन्होंने बात की वो गलत बयानी थी। शायद आप नहीं कह सके ये बात, मैं कह देता हूँ, आपकी ज़िंदगी आसान कर देता हूँ। दूसरा, आपने एक बात की अपने इंट्रो में कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी एक उस लेवल पे जो एक दफ़ा भुट्टो की होती थी। भुट्टो साहब की जो पॉपुलैरिटी जब उनका इलेक्शन हुआ था तो वो मिनॉरिटी में थे और अवामी मुस्लिम लीग मेजॉरिटी में थी, और 2/3 मेजॉरिटी अवामी मुस्लिम लीग के पास थी। भुट्टो के पास कभी भी 79 सीट से ऊपर कोई सीट नहीं थी, और जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था उसमें उनकी एक भी सीट नहीं थी। तो जो पॉपुलैरिटी इस वक्त इमरान खान की पाकिस्तान में कायदे आज़म के बाद किसी की ये पॉपुलैरिटी नहीं थी। फिर आपने कहा कि मीर जाफ़र मीर सादिक कहते थे, आपने एक हिस्सा बयान किया, उसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसके बाद जो तकरीर हुई उसमें खान साहब ने कहा मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बात कर रहा था। उसके बाद मेरे जो मोहसिन है, मेरे बड़े प्यारे हैं यार ये तो अली भाई आपने मजाक कर दिया, सीरियस बात करते उनका बेटा हसाम न्याजी, आपका राइट है भाई, जो चाहे कहें। हसाम न्याजी बहुत ज़बरदस्त बच्चा है माशाल्लाह, और इनका बेटा है, मेरे इनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वेरी गुड, डाई हार्ट PTI, ज़बरदस्त। इनके घर के अंदर जमहूरियत है। 2013 में हम इनामुल्लाह न्याजी साहब को हमने टिकट नहीं दी, फिर हमारी राहें डिफरेंट हो गई। पर जो उन्होंने असल बात ये की है कि वो आसिम मुनीर का अगर किसी को पता था, या इमरान खान को पता था, या नवाज शरीफ को पता था, या हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब को पता था, क्योंकि शायद नवाज शरीफ ने उनके साथ मशवरा किया हो, और तो वो किसी फैमिली के अलावा किसी से मशवरा करते नहीं हैं। अब रही गई बात मुन्नस इलाही, उनका एक नुक्ता नज़र है, और हम ये समझते हैं कि जब आप एक बात कर रहे हैं कि अगर बाजवा साहब, ये उन्होंने मुन्नस इलाही कहते हैं, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ की तरफ आ जाएं, तो मुझे बताइएगा पंजाब में फिर टॉपल कैसे हो गया था? वो 20 लोटे कैसे हो गए थे जो हमारे मेंबरान थे, जिनके बाद में इलेक्शंस हुए थे? फिर परवेज़ इलाही को उसके चैम्बर में जाके मारा क्यों गया था? आपको याद है, हम तो दोबारा अवाम के कंधों पे बैठ के आए हैं, हम तो दोबारा बाई इलेक्शंस जीत के आए हैं, उसके बाद परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने। हमें तो उस वक्त जब अप्रैल की बात है, एस्टेब्लिशमेंट से ये कहा जा रहा था, उनके जो मंजूर नज़र हैं, बाजवा साहब के जो मंजूर नज़र थे, जो उनके ससुर के मंजूर नज़र थे, वो जो आजकल PDM के मंजूर नज़र हैं, वो तो कहते थे अलीम खान को लगाओ, और उसी की वजह से बुज़दार के बॉक्स के अंदर, इमरान खान के बॉक्स के अंदर पूरी एक कंपेन चलाई गई थी, बुज़दार कुछ नहीं करता, बुज़दार ये है, बुज़दार फलां है, और हमें तो कहा जा रहा था कि आप अलीम खान को लगाओ। और अगर आपको अप्रैल की अपने शोज़ भी याद होंगे, उसमें बड़ी डिस्कशन आई थी अलीम खान की, तो फिर अलीम खान को कौन लगाना चाह रहा था? अगर बाजवा साहब परवेज़ इलाही को लगाना चाह रहे थे, तो इसका ये मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट की चलती नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल ताकतवर नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट, और उनके चाहते हुए भी परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं बने और हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बन गए। तो हमारा जो बात है, हम बड़ी क्लैरिटी से करते हैं, हम यही कह रहे हैं कि ड्यूल गेम खेली जाती थी। काफ़ी शुजात के बच्चों ने, जब हमने इस्तीफ़े दिए तो उन्होंने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े नहीं दिए, और जो मुन्नस इलाही, उनकी हमेशा इंक्लिनेशन रही है तहरीक इंसाफ की तरफ, और उन्होंने एक पॉलिटिकल फैसला किया, और हमने भी एक पॉलिटिकल फैसला किया। हमने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, हमने अलीम खान आपका पॉइंट आ गया, अलीम खान को अपना कैंडिडेट नहीं बनाया, और हमने उनको अपना कैंडिडेट। जी बिल्कुल ठीक सर, आपका ये पॉइंट आ गया। अब मुझे जरा अर्ज करने दीजिएगा, एक तो पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात करूंगा, और दूसरी आपने एक बात कही कि इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा ए पॉलिटिकल नहीं थे। कॉल कर सकता हूं? नहीं सर, आप तो कर सकते हैं, आप ना भी करें आप। मैं हर एक से अली भाई जरा मेरी अर्ज सुन लीजिए, सवाए अपने उस्ताद से। बिल्कुल ठीक सर, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ये बात जो थी ना कि जनरल बाजवा फिर ए पॉलिटिकल नहीं थे, तो आप मैक्सिमम ये कह सकते हैं वो ए पॉलिटिकल नहीं थे आपके हक में, क्योंकि अगर मुन्नस इलाही और चौधरी परवेज इलाही से सवाल पूछना चाहिए ना सर। एक तो ये सवाल, क्योंकि ये तो वो दावा कर रहे हैं, मैं तो दावा नहीं कर रहा। तकरीर में ये कहना चाहिए था मैं ए पॉलिटिकल सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं था, फिर बाजवा साहब नहीं, लेकिन मुन्नस इलाही कह रहे हैं कि वो ए पॉलिटिकल आपके लिए नहीं थे, वो आपके हक में, वो तो यही कह रहे हैं ना सर। वो कह रहे हैं कि हम दरियाओं के रुख मोड़ दिए उन्होंने। उस्ताद मोहतरम,
आ गई आपकी मोहसिन आपकी कह रहा बात लोगों मोनिस तक कह रहा पहुंच गई, मोनिस। आपके दिल की बात लोगों तक पहुंच गई। नहीं नहीं, अब मैं अपनी दिल की बात बताता हूं। आपने ये कहा कि जी आप तो ये आज जब जनरल बाजवा रिटायर हो गए तो आप ये बात कह लेंगे कि जनरल बाजवा गलत बयानी कर रहे थे, और शायद मैं ये नहीं कह सकता। तो मेरे भाई, आपको मैं रिकॉर्ड पे सुनाया तो वाकया तीसरी दफा ऐसे बता रहा मैंने कब हूँ, कहा? डिटेल से बता देता हूँ। तोबा जिस करें वक्त आप सर, सुन ले कामरान सुन भाई, ले हम सुन ले कह सर, सकते हैं, मैं आपको हमने आपकी जनरल मुशर्रफ जुर्रत की को थोड़ी सलाम बात करते की है, हुए अपनी जनरल जुर्रत पेश बाजवा कर रहा की बात की हूँ। है। सुन तो लें सर, सुन तो लें। जिस वक्त जनरल बाजवा पावर में थे, आप लोग तो आज जुर्रत दिखा रहे हैं ना, जब उनके उतर गई, रिटायरमेंट हो गई है। जब वो पावर में थे ना और इमरान खान साहब एक पेज पे थे, उस वक्त बाजवा साहब ने मुझे बहुत डांटा था 1-to-1 मीटिंग में कि ये क्या तुम बुज़दार के खिलाफ शोज करते रहते हो, क्या तुम इमरान खान के खिलाफ करते रहते हो, क्या ये बुज़दार के खिलाफ करते रहते हो। इमरान खान एक नेक नियत लीडर। मैंने उनसे कहा कि सर आप आर्मी चीफ हैं, मैं बट आई डू नॉट एग्री विद योर पॉलिसी कि आपने फौज को पीटीआई की फौज बना दी है। सारी दुश्मन तराजी आप पे हो रही है, मीडिया भी, ऑपोजिशन भी, आप पूरे मुल्क की फौज होना चाहिए। ये जो आपने हरकत की है, ये किसी भी लिहाज से पाकिस्तान और फौज के इंटरेस्ट में नहीं। ये मैंने बाजवा साहब को फेस टू फेस बैठ के कहा था जब व्हेन ही वाज ऑल पावरफुल, और उस वक्त आप एक पेज पे थे। तो अब तो जो कोई कहे, अब तो मैं जनरल बाजवा को क्यों बुरा भला कहूं, अब तो उनका पावर ही नहीं रही। अब तो ये मैं समझूंगा मेरी कमजरफी होगी कि अब मैं शुरू हो जाऊं। लेकिन बहरहाल मेरे पे तो उनका कोई एहसान नहीं है। जिन पे एहसानात हैं वो डील कर रहे हैं जिस तरीके से, वो हम देख रहे हैं, एक डिनाइल मूड में है और एक अप्रिशिएशन मूड में है। लेकिन मैं आगे तक चलता हूं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के पास। डॉक्टर साहब, आपकी जुर्रत कैसी हुई रशिया जाने की? पहली बात तो ये, क्योंकि हमने तो सुना था कि ये सारा मामला जो था इंपोर्टेड गवर्नमेंट का, ये सारा चला इसलिए कि इमरान खान साहब जो है वो चले गए अमेरिका की मर्जी के बगैर रशिया से तेल लेने, और अमेरिका चाहता नहीं था। आप किस तरह इंपोर्टेड गवर्नमेंट का फेदर लगा के रशिया की सरजमीन में जाने की जुर्रत कैसे हुई आपकी? जी वैसे तो मैं सिर्फ रशिया की सरजमीन पे नहीं गया, आपको तो मालूम है। इससे पहले मैं आज़रबाईजान भी गया हूँ, जहाँ पे बहुत सी कामयाबियाँ हैं जो बहुत जल्द मैं अनाउंस करूँगा। तुर्कमानिस्तान भी गया हूँ, काज़ाख्स्तान भी गया हूँ, कतर भी गया हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी गया हूँ। जितने हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की सलामती के लिए जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उसका हसूल करें। तो जहाँ जहाँ से हमें एनर्जी मिल सकती है हम वहाँ पे जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ रूस गए नहीं, बल्कि वहाँ से एक बाकायदा उनके साथ बात करके आए हैं जिसमें हमें सस्ता तेल मिलेगा, खाम तेल मिलेगा, जिसके ज़रिए हम अपनी जो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, रिफाइनरीज जिनको हम कहते हैं, उसमें डीजल और पेट्रोल बना सकेंगे। सीरियस नोट, अमेरिका को कंसर्न तो होगा ना, मतलब लिविंग साइड वो इमरान खान साहब वाली बात को साइड पे भी रख दें, अमेरिका जो रशिया जिस तरह पूरे यूरोप के साथ पंगा लेके बैठा हुआ है, तो आपने किस तरह अमेरिका को मैनेज किया होगा? आप किस तरह चले गए रशिया? ये समझ नहीं आई बात। देखें इस वक्त अगर आप यूरोप को देखें तो आज भी यूरोप में रशियन गैस जा रही है। बिल्कुल जिस तरह रशियन गैस जा रही है उसी तरीक़ाकार से एक अबव बोर्ड तरीके से हम खाम तेल भी लेंगे और रिफ़ाइंड प्रोडक्ट्स भी लेंगे। जिस तरह बाकी दुनिया को डिस्काउंट मिल रहे हैं उसी तरह हमें भी डिस्काउंट मिलेंगे। इस वजह से इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। वो पिछले साल तक हम ये सोचते थे, हमें बताया जाता था पिछले 3-4-5 साल में कि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल फैब्रिक बन गई है और हम सब उसका हिस्सा हैं। इस वजह से हमें कोयले के तमाम कारखाने बंद कर देने चाहिए। और फिर हमें पता चला कि यूरोप के बड़े बड़े ममालिक जो हैं, गैस तो हमारे पास इस वक्त है नहीं ना, तो ये जो आप मुआहदा भी कर रहे हैं, पता नहीं कितने सालों में ये गैस वहाँ से आएगी। दूसरा ये था कि आप लोग आर्गूमेंट दिया करते थे कि इमरान खान साहब ये जो रशिया से गैस लेने जा रहे हैं वो तो क्रूड जो गैस या तेल है, खासतौर पर तेल के बारे में आप कहा करते थे कि पाकिस्तान में ऐसी कोई रिफाइनरी नहीं बनी, वो यूएई की ऑयल रिफाइन कर सकते हैं, रशिया का नहीं कर सकते। तो अब ये लोगों को आंखों में धोखा देने के लिए जाया जा रहा है, दिखाने के लिए। और इस साल का तो मसला हल नहीं होगा जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है रशिया आपके जाने से। नहीं जी आप बिल्कुल, मैं आपको चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो हम तेल के मुआहदे कर रहे हैं ये तो 1-1.5 महीने के बाद तेल आना शुरू हो जाएगा, खाम तेल भी आना शुरू हो जाएगा, डीजल भी आना शुरू हो जाएगा और पेट्रोल भी आना शुरू हो जाएगा। इस वजह से इसमें तो कोई लॉन्ग टर्म बात नहीं है। ये तो उनका एक वफ़द आ रहा है जनवरी में और उसमें हम कोशिश करेंगे कि तब तक यानी अगले 1 महीने के अंदर अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको साइन कर दिया जाए। जो हमारी तंजीमें हैं जैसे PSO है, ये दीगर तंजीमें हैं, PLL है, उनके साथ मुआहदे हो जाए और हम ये चीज़ें ले सकें। मुसद्दिक साहब जो है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके पास टाइम रहा कितना गया है,
इधर तो इमरान खान जो है तोड़ने को दर पे है, पंजाब की असेंबली तो- आप लोगों के ऊपर प्रेशर ही बढ़ा है। आप टाइम रहा कितना गया जो इतने कोई बड़े बात एग्रीमेंट्स कर रहे हैं कोई बात नहीं है। देखिए आप नहीं, मगर आप ये तो मान नहीं, तो जिसको भी आवाम लेकर आएगी, ये तो मुल्की मुफाद में तमाम चीज़ें हो रही हैं ना। तो अगर मुल्की मुफाद में कुछ हो रहा है, हमें अगर आवाम लेकर आएगी तो हम लेकर उसको आगे चलेंगे। अगर हमें आवाम नहीं लेकर आती है तो जो भी आएगा, जो हुकूमत भी आएगी, उसको ये एडवांटेज हासिल होगा ठीक। कि ये जो हम इस वक्त डील स्ट्रक्चर कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में गरीब लोगों को उससे रिलीफ मिले। तो इससे क्या गर्ज है? हमारा पहली वफादारी तो मुल्क के साथ है ना। मुल्क को तो बर्बाद नहीं करेंगे इसलिए कि जो 2 महीने में हो सकता है वो कर जाओ, मगर जो 2 साल में होने वाला है उसे छोड़ दो, क्योंकि हम तो 2 साल में अभी इलेक्शन हो जाएंगे, फिर इलेक्शन के बगैर हमने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की। राइट। तुर्कमानिस्तान से भी जो बात हम करके आए हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। जो आज़रबाईजान से बात की है उसमें शॉर्ट टर्म कंपोनेंट है। अब ये बहुत कुछ चंद दिनों में मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि हमारे आज़रबाईजान के साथ ये आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। कुछ दिनों के बाद तो आप बताएंगे, पता नहीं जब तक आप वजीर या आपकी हुकूमत रहती है भी नहीं रहती, क्योंकि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, और मैं इमरान खान की इस बात से एग्री करता हूं। मैंने आपको बताया ना कामरान साहब। जी फिर जी मुसलिक साहब बोले बुलाएंगे तो आप फिर भी नहीं वो मैं बुलाऊंगा। मोहब्बत का रिश्ता तो है ना, आप फिर भी वैसे आपस की बात ये है, तो आपका पता बुलाएंगे नहीं तो चला। हम आपको बता देंगे कि सर, इसका क्या फायदा है। आपका पता नहीं चला आप मिनिस्टर है, और अली नवाज ऐवान को देखें मेरे भाई को, वो मिनिस्टर ना भी हो तो लगता है कि आज भी मिनिस्टर जिस धरले से वो बातें करते हैं, चाहे आवाज बैठी भी हो। लीजिए एक ब्रेक लेंगे। बॉडी लैंग्वेज की बात है, और मैं आके बाकी पैनल से तो पूछूंगा, लेकिन न्यायी साहब से भी पूछूंगा कि जनाब ये इस मुल्क के अंदर इस वक्त सियासत जो है, क्या अब टोटली ए पॉलिटिकल हो चुकी है, या हो चुकी है लेकिन कोई एक या दो पार्टी उसको अपनी तरफ खींच के दोबारा पॉलिटिकल करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज का फोकस बॉर्डर्स पे रहना चाहिए। अभी भी टेंशन है इंडियन बॉर्डर के साथ, और हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी फौज प्रोफेशनली सारा फोकस वहाँ होना चाहिए, बजाय इसके कि ये पॉलिटिशियन। तो और अगर फोकस वहाँ पर है तो पॉलिटिशियंस के मसले किस तरह हल होंगे? क्योंकि इमरान खान तो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं। ब्रेक के बाद अली भाई ये जरा सुन लें, परवेज इलाही साहब ने तो मसला सारा क्लियर कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि 4 अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, तो इसको इस तरह ही देखा जाए। जल्दी क्विकली सुनवा दें, फिर मैंने ये सवाल करना है। सुनवाएं जी परवेज इलाही। पहले मैं न्यायी साहब से पूछना चाहूँगा, न्यायी साहब ऑपोजिशन के साथ ये तो क्लियर कर दिया परवेज इलाही साहब ने कि 4 महीने तक कुछ नहीं होने लगा असेंबलियाँ तोड़ने के हवाले से, लेकिन उस दौरान आपको लगता है कि इमरान साहब ने जो स्टैंड ऑफ लिया हुआ है ऑपोजिशन के साथ, के उनके साथ बैठा तो उन्होंने बिल्कुल नहीं है, और गवर्नमेंट ने ये लिया हुआ है, ऑपोजिशन बड़ा सॉरी गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट ने ये लिया हुआ है कि जी हम किसी थ्रेट के अंदर मुज़ाकरात करेंगे नहीं, और यहाँ पे फौज इस वक्त एपोलिटिकल हो चुकी है तो मुज़ाकरात में वो आएगी नहीं। तो आप सर इसको किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? मेरा ख्याल में चौधरी साहब तो कई बातें कर गए हैं। उन्होंने कहा बिठाने वाले बिठाएंगे, वो तो चौधरी साहब कह रहे हैं ना, लेकिन वो तो एपोलिटिकल हो गए हैं बिठाने वाले। अक्टूबर में भी मसाइल, जी हाँ, मैं ये जो बता रहा हूँ ना, इशारा कर 4 महीने छोड़े, वो तो अक्टूबर के बारे में कहा गया है कि उसकी भी मुश्किलात बता दी हैं। और क्यों ना करें भाई, चौधरी साहब को आपका क्या ख्याल है कि फ़र्ज़ की आप ये तस्वर करें कि दोबारा इलेक्शन होते हैं और तहरीक इंसाफ 2/3 या 100% जीत जाती है, तो क्या वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब होंगे? नहीं, वो मुझे किसी काले कुत्ते ने काटा है कि मैं इलेक्शन करवाऊँ? अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारूँ? मुझे सियासत नहीं आती, और अगर मेरा नाम ही परवेज़ इलाही है। देख, क्राइसिस ये है कि मुझे अच्छा लगा अली अवान साहब का कि जब दलाइल ख़त्म हो जाए ना तो उन्होंने मुझे मेरे रिश्ते सारे गिनवा दिए। लेकिन चूंकि आपका प्रोग्राम मेरे रिश्तों को उजागर करने के लिए नहीं बना जी, और अगर ना उसके अंदर बहुत सारी तल्ख हकीकतें खामखा आ जाएगी जो इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगा ये बात। ये होता है किसी को आप अंडरमाइन करने लगे, उनका ख्याल होता है कि अंडरमाइन हो रहा होता है, और उनको ये नहीं पता कि जिस बंदे के सामने बैठे हैं ना वो अंडरमाइन होने वाला होता है, तो इतने बड़े बड़े पंगे ना लेके फिर रहा होता। ये बाजवा साहब को अब तो बात करना हर को आसान है। जब मैं करता था बात बाजवा साहब के ऊपर, उस वक्त दिल गुर्दा चाहिए होता था, अब तो समझते हैं ना। और दूसरी बात यह है कि हर बात की वजाहत जो दी जा रही है कि जी मैं बड़े आराम से कह दिया, मीर जाफर मीर कासिम उसको नहीं कहा था। वो मुझे जफ़र साहब का शेर याद है कि झूठ बोला है तो उसमें कायम भी रही हो जफ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आप एक अंपायर की उंगली लेके आए थे इमरान खान 2014 में, मेरे इस गुनाहगार कानून ने उस उंगली की को 5-6 तशरीह सुनी कि ये उंगली का ये फ़ायदा है, ये उंगली अल्लाह मियाँ की उंगली है, ये उंगली अवाम की उंगली है। भाई आप ऐसी बात क्यों उंगली लेते, ऐसी क्यों हो गई जिसको आप लेके उसको वजाहत ना कर सको? फिर आप कह रहे हो मीर जाफर,
आपको तो तुरंत के साथ कहना चाहिए कि मैं ये कहना चाहता हूं। बाजवा साहब को पता चल गया कि मुझे ये गद्दार कह रहे हैं, जिन तक पैगाम पहुंचाने उनको पता चल गया। अब आप कहते हैं हमारा मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि हम लोग मुनाफकत कर रहे थे, हमारे अंदर इतनी करैक्टर की मजबूती नहीं है कि मैं तो जो बात करता हूं उसको ऑन करता हूं। मुझे आप इजाजत दें कि आपका चैनल क्या क्या चीजें कहने की इजाजत दिला सकता है, मैं भी बता देता हूं कि मेरी क्या राय है बाजवा साहब के बारे में। सर अब तो वो चले गए हैं, अब मैं तो अपने कॉलम में उनको लिखा माफ है कर कि दें। 2 दिन पहले तक वो अपने एक्सटेंशन मांग रहे थे, इमरान खान साहब ने तो उनको ताहयात एक्सटेंशन दे दी थी। हाँ जी, इमरान खान साहब डीजीआई कहते हैं, ने जब बताया मुझे ये पता सर, बस की चला- किल्लत है, मैं आगे जाऊं नहीं साहब आपकी वो इजाजत तो से। नहीं, उससे पहले नहीं, कामरान वो जी, कहते जी, हैं मैं वजीर आजम था, ये उनका इंटरव्यू सुने, मैं वजीर आजम था। जब मुझे पता चला कि दूसरी साइड, यानी कि दूसरी साइड की भी नुमाइंदगी यही कर रहे हैं, ऑपोजिशन की भी पता चला कि वो एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो मैंने हमने भी कहा ऑफर कर बाजवा साहब हम भी आपको एक्सटेंशन देते हैं। देखो मुझे तकलीफ होती है कि अली अमान साहब हैं, बड़े आर्गूमेंट देते हैं, दलील देते हैं, कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी राय। सर बस की किल्लत है, अब मुझे दूसरों को फेयर मेरे टाइम पास देना अगर है। दलील न्याय साहब का पॉइंट आ गया। अली भाई मेरा सवाल से पहले आपने कुछ रिस्पॉन्ड करना है तो बताएं, वरना सवाल मेरा यही है कि मेरा ख्याल से अब इस इदारों को कंट्रोवर्शियल ना किया जाए और आगे चला जाए, पॉलिटिशियन से बात की जाए, क्या आप कर पाएंगे? कामरान भाई देखिए, मैंने आपने जब नियाजी साहब से बात कर रहे थे तो आप यही कह रहे थे कि आप बहुत मुलाकातें होती थी ज़मान पाक के अंदर, और आप उस वक्त इमरान खान के बड़े किस्से कहानियाँ मतलब बड़े कसीदे पढ़ा करते थे, और आप कहते थे एक चेंज खुलेआम पढ़ते थे, मैंने ये उस कुछ छुप के नहीं context में पढ़ते बात थे, की थी। और जब मुखालफत की भी खुल के की न्याय साहब ने। बिल्कुल मैं यही बात मेरे भाई, मेरे 8 साल के- मेरे 4 साल खासा कॉलम है, छपे हुए ये हैं कोई उसमें। चीज़ छुप के इसमें वाली ये कौन जब सी भी बात है? आते हैं बगाल दौहल बात करते हैं, अगर वो इमरान खान के साथ थे तो ठीक है, अगर इमरान खान के बुक्स में है तो वो इमरान खान का बुक्स नज़र आता है उनके अंदर, ये अच्छी बात है इनके अंदर, और मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। फिर इनके नीचे तजिया नगार ना लिखा करें, फिर आप कह देते जैसे मुसद्दिक भाई हैं वैसे ही हमारे नियाजी साहब हैं। खैर मैं आगे चलता हूँ। अभी मुसद्दिक भाई बड़ा मज़ा आया, आपने कहा कि जी इमरान खान ने तो मतलब आपने जो बात की मुसद्दिक भाई से कि वो तो अमेरिका ग़ुलाम और आप चले गए रशिया चले गए। कि मुसद्दिक भाई रशिया बाजवा साहब के जाने के बाद गए या पहले गए थे? तो पता चल जाएगा रशिया यार, जाने वैसे से आप कौन मेन रोक में रहा काफी था। निकाल लेते जब हैं भाई। तहरीक इंसाफ कहती थी, अच्छा। तहरीक इंसाफ जब ये कहती थी कि भाई रशिया जाओ, हम उनसे कह के आए हुए हैं, वो कंसेशनल प्राइसेस पे आपको देने जा रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो फिर इसका ये मतलब है कि 8.5 महीने आपने सिर्फ किससे बनाए? मिफ्ता आपके थे फाइनेंस मिनिस्टर, और वो कहते थे हमें अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ेगी, अगर हमने रशिया से हमारे ऊपर कोई ना कोई प्लेंटीज लग जाएंगी, हमारे ऊपर जिस तरह ईरान के ऊपर प्लेंटीज लगी हुई हमारे ऊपर भी लग जाएंगी। तो क्या हुआ कि 8.5 महीने बाद आप रशिया चले गए, और उससे पहले इन 8.5 महीने का जो पाकिस्तान की आवाम ने पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर 100 रुपये ज़्यादा दिया है बिकॉज ऑफ रशिया से तेल नहीं ले सके, उसका जवाब कौन देगा कि आपने 8.5 महीने बाद फैसला क्यों किया? ठीक। और उसके बाद आप मुझे ये बताइएगा ये इसका नाम मैं भूल गया, थोड़ा सा फास्ट चलें, दोबारा जो आपके पास खैर, मैं मुसद्दिक निकाल साहब से देता हूँ, रिस्पॉन्स ले मेरे लें इसका। दिमाग से एक चीज़ निकल गई। ए- अब अली भाई अब दोबारा आ जाता हूँ। मुसद्दिक हाँ, मलिक साहब, मुझे- मुस्कुराने के अलावा मुझे कुछ जवाब है आपके पास अली नवाज ईमान का, मेरे भाई का? जल्दी बताएं। जी देखें बात ये है मेरी बात कि complete जब नहीं मैं हुई। अली भाई आ रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ, साहब दोबारा आ थे रहा हूँ Chief सर, of the डायलॉग Army, कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, Chief दोबारा आ of रहा हूँ। नहीं मेरी बात कंप्लीट हो लेने दें यार मेरी वक्त की बात किल्लत complete है हो लेने आज। दें, कामरान भाई। जी सर बताएं, सर बताएं। जब अब मैं बता देता हूँ ना, ये क्या हुआ 8.5 महीने बाद रशिया का दौरा भी हो गया और आजम तारड़ साहब का इस्तीफा भी वापस हो गया। ये हुआ क्या? इसमें अलायंस क्या है? कि बाजवा साहब के जाने के बाद वो आपका पॉइंट आ गया जी, ये ऐसी बात ही आप पे प्रेशर था कोई? मुसद्दिक मलिक साहब, अगर आपको मैं ब्रेक के बाद इस जवाब पे लूं कि जो इल्जाम आप पे लगा दिया गया आज, आपकी मर्जी कि मर्जी तो सर आपकी चलती नहीं तो हमने ही चलानी है। जैसे आप- एक ब्रेक, कामरान साहब मुझे न्याय साहब आपको टाइम दूंगा, ब्रेक के बाद आपको बिल्कुल टाइम मिलेगा, एक ब्रेक लेंगे जी। एड्रेस कर दें इस पॉइंट को कि क्या बाजवा साहब के जाने के बाद आप पे से प्रेशर को हटाया, जो अली नवाज ईमान साहब गए, रशिया भी गए और तारड़ साहब वापस आए? जी पहली बात तो ये है कि जब मैं गया था तो बाजवा साहब ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तो थोड़ी सी तारीख तो देख लिया करे ना कि किस दिन मैं गया था। तो जब मेरा रूस का, जब मैं जिस दिन गया हूँ उस दिन बाजवा साहब ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे,
तो जिस तरह ये बाजवा साहब के दौर में गए थे, मैं भी बाजवा साहब के दौर में गया हूँ। सिर्फ ये है कि मैं कंट्रोवर्शियल करने के लिए नहीं गया था, मैं पाकिस्तान के मुफाद को आगे बढ़ाने के लिए गया था, किसी ऑप्टिक के लिए नहीं गया था, कोई शोबदाबाजी करने नहीं गया था, ये नहीं बताने गया था कि कौन सी रियासत क्या है। मैं तो गरीब लोगों के मुफाद के लिए, जो हमारे मुल्क का मुफाद है, उसको बढ़ाने के लिए गया था। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने कहा कि हम 8 महीने से कह रहे हैं, भाई कोई मिनट्स होते हैं। जब आप एक सदर दूसरे वजीर आज़म किसी सदर से मिलता है तो वो मीटिंग मिनट्स होती है। ये कोई कॉर्नर शॉप के ऊपर गपशप थोड़ी है कि आओ ज़रा फिर कॉफ़ी पी लेने हैं। तो वो मिनट्स किधर हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको तेल देंगे? अगर मिनट्स नहीं थे तो कोई एमओयू, नॉन बाइंडिंग एमओयू होगा, वो एमओयू किधर है? चले वो भी नहीं है। अरे भाई, मिनिस्ट्री की किसी फाइल में तो लिखा होगा कि उन्होंने आपको कहा, वो भी नहीं है। उनके एम्बेसडर ने रूस के यहाँ पे इंटरव्यू दे दिया कि हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो वो भी गलत बयानी कर रहा था। और हमारे एम्बेसडर ने जब वहाँ पे जाके बात की तो उन्होंने भी आगे से यही कहा कि हमसे तो सिर्फ पाइपलाइन की बात हुई थी। तो ये कहना कि हम कह रहे थे, हम करके आए थे, अरे भाई हर चीज़ 35 पंक्चर नहीं होती, कोई चीज़ें सब्सटेंटिवली भी करनी पड़ती हैं। आपको मेहनत करनी पड़ती है, इज्ज के साथ मेहनत करनी पड़ती है, ताकि सदिक भाई आपका पॉइंट आ गया, लोगों का मुकदमा आगे बढ़ाएं। हमने कोशिश की, अल्लाह ने करम किया। सर करम किया, देखेंगे रिजल्ट क्या निकलता है। न्याय साहब कुछ कहना चाह रहे थे, रिस्पॉन्ड देना चाह रहे थे आप क्विकली सर, वक्त की किल्लत है जी। मैं तो खैर ज़्यादा क्या बात करूँ कि अली नवाज अवान साहब जो बड़े माशाल्लाह सलीके के आदमी हैं, लेकिन अब क्या किया जाए, शायद उनकी आवाज़ नहीं निकल रही, तो चाहते हैं कि कोई ऐसा लफ्ज़ ज़रूर निकले कि जिससे जो है उनका कोई मौसर होना सामने आए। मसलन मैंने तो कभी नहीं कहा कि मुझे तजिया निकाल लिखे, मैं तो कहता हूँ मेरे सामने लिख दें कि ये वो बंदा है जो इमरान को एक्सपोज कर रहा है, जो इमरान के बारे में सबको जानता है। अली नवाज को नहीं पता कि 2002 में इमरान खान साहब की सीट किसकी मरहून मिन्नत थी? मेरी थी। इमरान साहब खान की मदद सराय में जितना मैंने काम किया हुआ उस मुकाबले को लेके आए। मैं मुकाबला करूंगा मैंने किसी दिन मैं तो इस बात में इतराता हूं, मैं तो कहता हूं कि मैं उसके आज रहा हूं ना तो किसी मफाद के बगैर रहा हूं। सही बात है। मैं तारीख इंसाफ में कभी फॉर्म नहीं फिल किया था, ना मुझे एमपीए चाहिए था, ना मुझे एमएनए चाहिए था, जितना कोई राव दिया। लेकिन इमरान खान साहब क्विकली अली नवाज अमान कमेंट ले लो। अली भाई कुछ कहना है? 20 सेकंड जिंदगी के आपको दिए अपनी जिंदगी में से। यार देखिए, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ न्याय साहब करते रहिएगा। बेटा जो ना मेरा बहुत अच्छा भाई है। मैं इस बात को आखिर में ये कर देता हूँ कि 2013 में जब टिकटें दी गई, इनामुल्लाह न्याजी को टिकट इनके भाई को नहीं दी गई। सर वो पॉइंट सबको पता है, वो ठीक है। उससे पहले 10 साल इमरान साहब कुछ कह रहे हैं आपने, क्विकली 10 सेकंड हो गया। और जहां तक मुसद्दिक भाई की बात है, मुसद्दिक साहब को छोड़े यार, इस वक्त शरीफ 8.5 महीने का जवाब देगा। और जो शोबदेबाजी आजकल रोज पाकिस्तान इजाजत जी, ये तो चलता ही रहेगा।